कि नीचे दी गई जीवों की सूची है, उनमें से कौन कौन से जीव है जो कि अलैंगिक विधि से जनन करते हैं। देखो, केला करता है, कुत्ता नहीं करता है, यीस्ट करता है, अमीबा करता है। यानी आंसर 1, 3 और 4, अगर ये ऑप्शन मिले तो आप उसको राइट कर सकते हो। तो 1, 3 और 4, तो हमारा राइट आंसर होगा बी। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को उतारना कैसा है कि कौन कौन से जीव अलैंगिक जनन विधि से जनन करते हैं, तो तीनों आंसर उतार लेना, ये लिखने की जरूरत नहीं। ठीक। नर और मादा युग्मकों का यानी जनन कोशिकाओं को उत्पन्न करने वाले भाग कौन सा है। ठीक है। तो यानी कि पुष्प में नर और मादा युग्मकों को, यानी कि पुष्पों में नर युग्मक और मादा युग्मकों को उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं कौन सा भाग है आपको। तो देखो, नर भाग तो होगा आपके परागकोश और मादा भाग होगा अंडाशय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके सेकंड का सी। इसको मैं और अच्छे से बता देता हूँ आपको। अंडाशय के अंदर क्या बनेगा, आपके अंडा पढ़ चुके हैं हम क्लास में, ये मादा जनन भाग है, और यहाँ पे है पुंकेसर, ये वाला भाग आपके। इसमें क्या बनेगा, आपके पराग कण, यानी इसके अंदर क्या बनेगा, आपके पराग कण। तो पराग कण क्या है, नर के एक पुष्प में लैंगिक जनन की परिघटनाओं का सही क्रम बताओ, यानी कौन कौन सा सही क्रम है। देखो, सब परागकण बनेगा, यानी परागण होगा आपके, परागकण बनेगा तो परागण होगा उसके बाद में। फिर होगा आप लैंगिक विधि से उत्पन्न संतति में परस्पर अधिक समानता होती है, क्यों, पढ़ा चुका हूँ पहले। क्योंकि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है, बिल्कुल ठीक है। अलैंगिक जनन में युग्मक शामिल नहीं होते, ये बात भी सही है। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन से पहले होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अलैंगिक जनन लैंगिक जनन के बाद होता है, ऐसी भी कोई बात नहीं। ये दोनों ऑप्शंस का कोई मतलब नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके 1 और 2, ए। ठीक है। क्या होता है, देखो, अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहते हैं। क्लोन क्यों, कि बिल्कुल फोटोकॉपी, क्योंकि वह आनुवंशिक एवं आकार के रूप से अपने जनकों के समान होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन के द्वारा जनकों की कॉपी ही प्राप्त होती है, इसलिए हम उन्हें क्लोन कहते हैं। ठीक। एकल जीव के द्वारा उत्पत्ति होती है अलैंगिक जनन में, युग्मक का निर्माण नहीं होता है, और नया जीव पैतृक जीव के समान समरूप होता है, क्लोन। सतत गुणन के लिए ये एक बहुत उपयोगी माध्यम है, यानी अच्छे ही गुणों को आप लेना चाहते हो, यानी खेत में लंबे लंबे पौधे हैं या फिर कोई बड़ा जीव है, उसको बनाना चाहते हो तो एक से एक बनाते जाओ, और ये निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। लैंगिक जनन, इसमें 2 एकल जीव होते हैं, यहाँ पे कितना होता है, 1, और यहाँ पे कितने होते हैं, 2, एक नर और एक मादा मिलकर नया जीव उत्पन्न करते हैं। यहाँ पे कोई युग्मक नहीं बनता है लैंगिक में, लेकिन यहाँ पे नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। नया जीव आनुवंशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है, परंतु समरूप नहीं होता, यानी उसमें कुछ भिन्नताएं भी पाई जाती है। प्रजाति में भिन्नता उत्पन्न करने में सहायक होता है आपके लैंगिक जनन। उच्च वर्ग के जीवों में लैंगिक जनन की जन को, यानी कि हमारे माता पिता से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षणों को हम देखते हैं तो ये किसमें विद्यमान होते हैं। ये मैंने मेंडल वाले चैप्टर में पढ़ा है आपको, किसमें होते हैं, जीन में। डी ऑप्शन राइट होगा इसका। जनकों से संतति में संप्रेषित होने वाले लक्षण क्या प्रदर्शित करते हैं, केवल जनकों से समानताएं, केवल जनकों से विविधताएं, जनकों के साथ में समानताएं भी होती है और विविधताएं भी होती है। इसका राइट आंसर होगा आपके सी। ठीक है। फिर है आपके कि अमीबा, स्पाइरोगायरा, यीस्ट में जनन की सामान्य विशेषताएं क्या है। ये अलैंगिक रूप से जनन करते हैं, ठीक है, और ये सभी क्या है, एक कोशिकीय हैं। ये केवल लैंगिक रूप से जनन करते हैं, ये बहुकोशिकीय है। तो इन तीनों में एक ही है कि ये अलैंगिक रूप से क्या करते हैं, जनन करते हैं। ठीक है, ए इसका राइट आंसर होगा। फिर है कि स्पाइरोगायरा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, तो इसमें होता है आपके तंतुओं के छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा आपके ए।
फिर है कि प्लाज्मोडियम में एक कोशिका के अनेक कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं आपके बहुविभाजन प्लाज्मोडियम में। ठीक है। पुष्पी पौधों में जनन अवस्थाओं का सही क्रम है। पुष्प के अंदर सबसे पहले क्या बनेगा? युग्मक। ठीक है, युग्मक बनेगा, फिर युग्मनज जाइगोट बनेगा, फिर भ्रूण और फिर नवोद्भिद पादप। तो इसका राइट आंसर होगा आपके ए। ठीक है, क्वेश्चन 10 कंप्लीट हो गया आपके। फिर है आपके क्वेश्चन नंबर 11 कि एक स्पीसीज, एक जाति के, यानी स्पीसीज का मतलब जाति, एक जाति के जनकों और संततियों में गुणसूत्रों की संख्या किसके कारण नियत बनी रहती है? युग्मनज के बनने के बाद गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है, युग्मक के बनने के दौरान गुणसूत्रों की संख्या आधा रह जाना, युग्मक बनने के बाद गुणसूत्रों की संख्या का दोगुना हो जाना, और युग्मक बनने के बाद गुणसूत्रों की संख्या का आधा रह जाना। युग्मक बनने के दौरान, इसका राइट आंसर होगा आपके बी। युग्मक बनने के बाद नहीं, युग्मक बनने के दौरान, यानी अर्धसूत्री विभाजन होने के दौरान। ऐसे ऑप्शन आएंगे कि आपको कंफ्यूज कर देंगे कि एक जैसे ही तो हैं, बी और डी तो एक जैसा है, पर शब्दों को देखो, युग्मक बनने के दौरान। ठीक है। फिर है आपके कि राइजोपस में उन नलिकाकार सूत्री संरचनाओं को क्या कहते हैं जिन पर बीजाणुधानी लगी होती? उन्हें बोलते हैं हाइफे। ये देखो, ये इसका डायग्राम्स है जो मैं बड़ा करके आपको बता देता हूँ। ये आपके हाइफे बोलते हैं इनको, ये बीजाणुधानी लगी हुई है, देखो। यहाँ पे ये बीजाणुधानी है इस टाइप से, ये सेप्टम होता है बीच में एक, ये बीजाणु अलग होगा, ये बीजाणु अलग होगा। जैसे कि ये आपकी ये एक बीजाणुधानी अलग होगी इस टाइप से। ठीक है, सब बीजाणु है। तो ये आपके राइजोपस, और इसका मैं कवक के रूप में एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको राइजोपस का। ये देखो आप, यहाँ पे ये स्पोर्स बन रहे हैं, स्पोर्स आपके। तो ये आपके हाइफा वाली स्ट्रक्चर दिख रही होंगी आपको, राइजोर्स दिख रहे होंगे राइजोपस में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके हाइफे। फिर है आपके कि कायिक प्रवर्धन यानी शरीर के द्वारा नए पौधे किससे बनते हैं? देखो, इसमें आपके जड़, तना और पुष्प नहीं, पुष्प से तो लैंगिक जनन हो जाएगा, कायिक नहीं होगा। तना, जड़, पत्तियाँ, ये राइट हो सकता है। तना, पुष्प, पुष्प भी, ये भी गलत है। तना, पत्तियाँ, पुष्प, पुष्प जहाँ गया वो ऑप्शन गलत है। तीनों में पुष्प है, ये गलत है, क्योंकि पुष्प के द्वारा तो देखो कायिक जनन का मतलब नहीं, कौन सा जनन हो जाएगा आपके? लैंगिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल तने से कोई नहीं बनना, जड़ से और पत्तियों से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बी। कायिक प्रवर्धन का मतलब शरीर के किसी भी पार्ट से, पुष्प से नहीं, पुष्प को छोड़ के। ठीक है। अब है आपके कि डबल रोटी, डबल रोटी यानी ब्रेड यानी हमारी रोटी के स्लाइड पर कवक का तीव्र गति से फैलने के उत्तरदायी कारक क्या है? डबल रोटी में नमी और पोषक तत्व की उपलब्धता, नमी और पोषक तत्व, नमी तो ठीक है, बड़ी संख्या में बीजाणुओं का होना, ये भी ठीक है, नलिकाकार शाखित हाइपो का मौजूद होना, ये इसमें नहीं होता डबल रोटी के साथ में। आप गोलाकार बीजाणु दानों का निर्माण, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 यानी सी ऑप्शन। ठीक है। फिर है आपके पराग नली की लंबाई निम्नलिखित में से किन किन के बीच की दूरी पर निर्भर करती है? इसमें देखो, यहाँ पे क्या है आपके स्टिग्मा है यानी वर्तिकाग्र, और यहाँ पे क्या है आपका अंडाशय है। तो पराग नली की जो लंबाई है वो किस किस पर निर्भर करेगी आपके? यहाँ पे इसको मैं छोटा कर देता हूँ जिससे आपके समझ में आ जाए क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके बी, वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह एवं परागकण और बीजांड, इन तीनों बातों पर निर्भर करेगी आपकी पराग नली की लंबाई। इस वाली नली की लंबाई की बात हो रही है। पराग नली के द्वारा क्या होगा कि नर जो केंद्रक है वो कहाँ पहुँचेगा? आपके मादा युग्मक
अंडे के केंद्रक तक, ठीक है, पादप में। फिर है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन कि पुष्पों के संदर्भ यानी पुष्पों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पुष्प हमेशा उभयलिंगी होते हैं, ऐसा तो नहीं है। ये लैंगिक जनन के अंग होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ये पौधे के सभी वर्गों में पाए जाते हैं, ये बात गलत है। निषेचन के बाद इनसे फल बनते हैं, ये बात भी सही है आपकी। तो आपके बाद सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन नंबर 16 आपके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके डी, ठीक है। फिर है आपके कि एक लिंगी पुष्पों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। यानी एक लिंगी पुष्प कैसे होते हैं आपके द्विलिंगी पुष्प, इसमें पुंकेसर या स्त्री केसर दोनों होते हैं। ये तो द्विलिंगी पुष्प की विशेषता है, इसमें या तो पुंकेसर होगा या स्त्री केसर होगा, ये बात बिल्कुल सत्य है। इसमें परागण होता है, बिल्कुल होता है। वे एक लिंगी पुष्प जिसमें केवल पुंकेसर होता है उनसे फल उत्पन्न नहीं कर सकते, बात ये भी सही है, क्योंकि फल उत्पन्न होने के लिए नर युग्मक की जरूरत होती है, लेकिन उसके अलावा मादा युग्मक। अगर इसमें मादा युग्मक होता तो ये राइट हो जाता, क्योंकि नर युग्मक से तो क्या है परागकण आके गिरते हैं मादा युग्मक, ठीक है। तो राइट आंसर होगा आपके सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो आंसर हो जाएगा इसका बी 17 का, ठीक है। और ये जो पहली लाइन है ये आपके द्विलिंगी पुष्प के लिए है, ठीक है। तो आपको ये भी याद हो जाएगा आराम से। क्वेश्चन 17 कंप्लीट। फिर है आपके क्वेश्चन नंबर 18 कि पुष्पी पौधों के संदर्भ में लैंगिक जनन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पुष्पी पौधों के संदर्भ में लैंगिक जनन के बारे में, ठीक है। इसे 2 प्रकार के युग्मकों की आवश्यकता होती है, बिल्कुल, नर और मादा युग्मक चाहिए। निषेचन एक अनिवार्य घटना है, बिल्कुल होगी लैंगिक जनन में। इनके फलस्वरूप हमेशा युग्मनज बनता है, ये बात भी सही है। इनसे बनने वाली संतान क्लोन होती है, क्लोन इनसे बनने वाली संतान नहीं होती है। ये चौथा कथन गलत है, बाकी तीनों सत्य है। तो 1, 2, 3 आंसर ढूंढ लो। 1, 2, 3 आंसर किसमें है, सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन इसका राइट होगा, ठीक है। लैंगिक जनन की विशेषताओं में ये आता है आपके। फिर है आपके क्वेश्चन नंबर 19, आपको ये दिया है बीचोल बीज का, ए, बी और सी आपको बताने हैं। तो हमें पता है ए क्या है आपके परांकुर, ठीक है। बी आपके क्या है बीज पत्र, सी क्या है आपके मूलांकुर, पढ़ाया मैंने क्लास में, इसको याद करो। फिर आपके क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का सी। फिर है आपके क्वेश्चन नंबर 20 कि लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न संतति में अधिक विविधता पाई जाती है, क्योंकि इसके अंदर आपके लैंगिक जनन एक से अधिक लंबे समय तक चले, ये गलत है। आनुवंशिक पदार्थ एक स्पीसीज के 2 जनकों से आता है, ये राइट ऑप्शन है। आनुवंशिक पदार्थ 2 विभिन्न स्पीसीज के 2 जनकों से आता है, ये गलत है। देखो स्पीसीज का मतलब होता है जाति, तो 2 अलग अलग जातियों से थोड़ी आता है कि एक आनुवंशिक पदार्थ बिल्ली ने दिया और एक आनुवंशिक पदार्थ कुत्ते ने दिया और एक नया बना, नहीं, ये गलत है। आनुवंशिक पदार्थ अनेक जनकों से आता है, ये भी गलत है। केवल एक ही है कि एक ही स्पीसीज, एक ही जाति के 2 सदस्य यानी 2 जनकों से हमें क्या मिलता है आनुवंशिक पदार्थ। इसके कारण अधिक विविधता पाई जाती है किसमें, लैंगिक जनन में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं मिटाता जा रहा हूँ जो भी लिख रहा हूँ, इसके अलावा भी तुम्हें नहीं दिखे तो वीडियो को रोक के आराम से उतारना क्वेश्चंस का राइट आंसर। फिर आपके कि जीवधारियों के लिए जनन करना अनिवार्य है ताकि व्यष्टि यानी कि कम्युनिटी जीवित रहे, यानी कि हमारा जीवन जीवित रहे, बिल्कुल राइट आंसर ये भी है। वे अपनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति कर सकें, ये कोई ऑप्शन नहीं है। वृद्धि को बनाए रख सकें, ये भी कोई ऑप्शन नहीं है। पीढ़ी दर पीढ़ी स्पीसीज की निरंतरता को बनाए रखें, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके डी आंसर 21 में, ए से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके डी। फिर है आपके
किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं, बिल्कुल होते हैं। उस परिवर्तन पर चिन्ह लगाएं जिसका संबंध लड़कों में लैंगिक परिपक्वता से है। यानी कि लड़के मैच्योर हो गए जनन के लिए। अब दूध के दांत टूटना ये तो बचपन का काम है। कद का बढ़ना ये भी बढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज़ का भारी होना ये इम्पोर्टेंट है। आवाज़ हमारी कर्कश और भारी हो जाती है कब? जब हम किशोरावस्था में होते हैं। वजन का बढ़ना ये सब कुछ है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपके इसके में? सी इसका राइट आंसर है कि आवाज़ एकदम क्या हो जाती है आपकी? भारी हो जाती है। अब है आपका राइट 23वें का कि स्त्रियों में वह कौन सी घटना है, वही क्वेश्चन है, जो जनन प्रावस्था के प्रारंभ को परिलक्षित करता है। केशों का पैटर्न बदलना, शरीर की वृद्धि, आवाज़ में परिवर्तन, या ये तीनों ही नहीं होंगे। रजोधर्म यानी कि मैस्चुरेशन साइकिल यानी पीरियड्स का प्रारंभ होना, जो कि 10 से 12 से लेकर आपके पूरे जीवन 45 वर्ष तक चलते हैं। ठीक है। फिर है आपके क्वेश्चन नंबर 24 इसके बाद में। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि पुरुषों में वृषण यानी वृषण कोष के भीतर स्थित होते हैं क्योंकि इससे सहायता मिलती है। मैथुन क्रिया में कोई मतलब नहीं है। शुक्राणु बनने में ये सही है। युग्मकों को आसानी से स्थानांतरण में ये ऑप्शन नहीं, और उपयुक्त सभी। तो 24 में का जो राइट आंसर है वो है आपका बी, शुक्राणु बनाने में। अब देखो ये वृषण हमारे शरीर से बाहर है नीचे, ये एक छोटे अंडे टाइप में इस टाइप से वृषण हमारे नीचे शरीर से बाहर है। ये 2 गांठें ये शरीर से बाहर इसलिए हैं क्योंकि शरीर का जो हमारा टेम्परेचर है, अगर इस टेम्परेचर पे शुक्राणुओं का निर्माण किया गया तो शुक्राणु क्या है, शरीर के अंदर ही मर जाने। तो शुक्राणुओं के निर्माण के लिए जो टेम्परेचर चाहिए कम, वो टेम्परेचर शरीर के बाहर ही होता है। शरीर का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है। फिर है आपके क्वेश्चन नंबर 25 कि यौन आरंभ पर वृषण में निम्नलिखित में, यानी यौन आरंभ पर वृषण में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं होता? जनन कोशिकाओं का निर्माण, टेस्टोस्टेरोन का स्त्रावण, अपरा का विकास और एस्ट्रोजन का स्त्रावण। तो देखो अपरा जो फ्यूचर है, अपरा को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेसेंटा। अब आपको पता है कि प्लेसेंटा जो है वो क्या है कि भ्रूण को पोषण देने वाली एक नली है। भ्रूण पोषण नली। अब ये तो मादा का फ्यूचर है, महिला का फ्यूचर है। ये गर्भाशय की दीवार के अंदर से निकल के और भ्रूण की नाभि से जुड़ी होती है, जिसे नाड़ बोलते हैं। ठीक है। उसको काटते भी हैं क्योंकि इससे पूरा भोजन सब मिलता है बच्चे को। तो ये पुरुषों का कोई भी फ्यूचर नहीं है। तो ये 3 है कि जनन कोशिकाएं बनाता है वृषण, टेस्टोस्टेरोन बनाता है वृषण, और एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावण भी करता है वृषण। पर ये वाला काम नहीं करता, ये मादा का फीचर है। फिर है आपके क्वेश्चन नंबर 26। तो इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? सॉरी इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 25 को मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 25 है कि यौन आरंभ पर वृषण का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? देखो जनन कोशिका बनाना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करना, ये दोनों कार्य तो है। अपरा का निर्माण और एस्ट्रोजन का विकास, अपरा का मतलब होता है प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा का कार्य होता है भ्रूण को भोजन सप्लाई करना, भ्रूण को पोषण देना। अब भ्रूण को पोषण देने का कार्य तो महिला का होता है, और ये अपरा यानी प्लेसेंटा भ्रूण के नाभि से जुड़ी होती है। ठीक। तो ये दोनों के दोनों फ्यूचर किसके हैं? मादा के। और मादा में कौन सी ग्रंथि होती है वृषण की जगह? अंडाशय। तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। तो 1 और 2 ऑप्शन ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपके। फिर है कि नर जनन अंगों यानी कि नर जनन अंगों के विभिन्न भागों का शुक्राणु के परिवहन के लिए, यानी शुक्राणु कहाँ बनता है, कहाँ घूम के कहाँ पहुँचता है, ये आपको क्रम बताना है। देखो बनता तो वृषण में, तो सब में वृषण है। फिर इसके बाद में मूत्र वाहिनी में नहीं जाता, मूत्र मार्ग में नहीं जाता, शुक्र वाहक में जाता है। तो ए और डी सही जा रहा है अभी। फिर मूत्र मार्ग या मूत्र वाहिनी, तो मूत्र मार्ग में जाता है, वाहिनी से कोई लेना देना नहीं है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर आपके ए। तो 26 का आंसर होगा ए।
फिर लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर ऑब्जेक्टिव आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचारित रोग नहीं है। यानी कि 3 रोग तो यौनों से ही होते हैं। सेक्सुअल डिजीज है आपके, एसटीडी डिजीज बोलते हैं इनको, सेक्स ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि यौन संबंधी रोग। तो सिफिलिस ये महिलाओं में, पुरुषों में किसी में हो सकता है, आपकी महिलाओं में ज़्यादा होता है, आपके पुरुषों में हो सकता है। और गोनेरिया सूजक और HIV एड्स। अब हेपेटाइटिस तो क्या कॉमन बीमारी है, किसी को भी हो सकती है, पर ये यौन से नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सब